नमस्कार। सिर्फ 3,000 करोड़ का यह खेल नहीं है और ना ही यह 30,000 करोड़ का सिर्फ खेल है। यह खेल दरअसल इस देश के भीतर में 10 लाख करोड़ से ज्यादा का है। एक ऐसा खेल जिसमें राजनीतिक सत्ता और कॉरपोरेट के नेक्सस इस तरीके से खुलकर सामने आए, जिसने इस देश के बैंकों से कर्ज ले लेकर खुले तौर पर यह ऐलान कर दिया कि हम कर्ज नहीं लौटा सकते हैं। कुछ ने तो खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, लेकिन यह तमाम परिस्थितियों में लूट जारी रही और लूट की कड़ियां कभी ना खुलती या कभी खुले तौर पर सामने नहीं आती अगर मौजूदा वक्त की इस देश की राजनीतिक स्थिति, आर्थिक परिस्थितियां, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का दबाव और देश के भीतर अर्थव्यवस्था को संभालें या फिर सत्ता बचाएं, इस लकीर को खींचने की जरूरत नहीं पड़ती तो। और यह खेल नहीं बल्कि यह एक लड़ाई है, एक ऐसी लड़ाई जिसका अंत या तो मौजूदा राजनीतिक सत्ता को पलटकर होगा या फिर इस देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट का किला ढहढहाकर गिरते चला जाएगा। जो भी होगा उसकी मुनादी हो चुकी है, वह लड़ाई की शुरुआत हो चुकी है। जो कॉरपोरेट सबसे प्रिय था, जिस कॉरपोरेट के मालिक सबसे प्रिय थे और इस देश के भीतर सबसे बड़े सौदेबाजी में उस कॉरपोरेट की हिस्सेदारी थी, और वह भी 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी। मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, पर डिसीजंस लेना मुश्किल लगता है। 5 पैसा ट्राई करो। वो सब कुछ एक झटके में अब हवा हवाई क्यों हो चली है? आज इस बात का जिक्र इसलिए है क्योंकि आज सुबह सवेरे ही, यानी सुबह 7 बजे मुंबई के कफ परेड इलाके में जब अनिल अंबानी के घर पर आधा दर्जन से गाड़ियां पहुंचनी शुरू हुई, जिसमें सीबीआई के अधिकारी थे, और उन्होंने एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर यह छापा मारा, उसके बाद एक एक करके हर कड़ी खुलने लग गई और यह बात भी सामने आ गई कि सिर्फ सीबीआई नहीं बल्कि ईडी भी तमाम दस्तावेज हासिल कर चुकी है। और अगला सवाल यह भी आया, जो शख्स सबसे प्रिय था जब राफेल डील हो रही थी, उस वक्त 30,000 करोड़ की डील रिलायंस और दसा के बीच हुई और दसा रिलायंस के साथ मिलकर नागपुर के मिहान इलाके में, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के तहत है, वहां पर एक कंपनी की इमारत खड़ी की गई, जिसे डिफेंस के आश्रय बहुत कुछ करना था। लेकिन इन तमाम प्रक्रियाओं के बीच में एक के बाद एक ऐसी परिस्थिति क्यों आ गई जहां पर अनिल अंबानी की रईसी में कोई कमी नहीं आई, लेकिन खुद को दिवालिया घोषित करके वो एनसीएलटी के चौखट पर पहुंच गए। और दूसरी तरफ सरकार ने इस दौर में तमाम शिकायतों को बड़ी गंभीरता से लिया और सवाल यह उठा 3,000 करोड़ या 30,000 करोड़। हम इस पर आए उससे पहले एक हकीकत इस देश की जान लीजिए। 2017 में आरबीआई की रिपोर्ट कहती है, इस देश के भीतर जिस तरीके से अनिल अंबानी ने बैंकों को चूना लगाया, वह चूना तकरीबन 2017 में ही 79,000 करोड़ का इस देश के कॉरपोरेट लगा चुके थे। 2019 में यह बढ़कर 1,80,000 करोड़ रुपए पार कर गया। उसके बाद कोविड काल शुरू होता है, लेकिन 2022 आते आते या 23 आते आते यह परिस्थिति बनते बनते 5 लाख करोड़ को पार कर जाती है और आज की तारीख में पूरी रकम 10 लाख करोड़ से ज्यादा की है। यह लूट बैंकों के पैसे से और बैंकों को वापस पैसा नहीं मिलने से, उस किताब को बैंकों की ठीक करने के लिए सरकार के लिए उस पूरे कर्ज को रिटर्न ऑफ कर देना। कड़ियां खुलती कहां से हैं और इन कड़ियों की पहचान आज की कैसे जाए? क्योंकि जो सीबीआई ने डॉक्यूमेंट अपने जांच में परखे समझे, उसमें बहुत साफ तौर पर उन्होंने जो अनिल अंबानी का हिस्सा रखा, यह मैसेज पहला समझ लीजिए कि रिलायंस कंपनी मतलब धीरू भाई अंबानी की कंपनी, उनके 2 बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, दोनों के बीच 2005 में बंटवारा होना,
2006 में अलग अलग कंपनियों के आश्रय दोनों का बढ़ना, 2017 में राफेल डील में बकायदा अनिल अंबानी को साथ प्रधानमंत्री मोदी ले गए, और होते होते बाद 2025 में एसबीआई की शिकायत पर सीबीआई कह रही है कि देखिए, अनिल अंबानी की कंपनी ने एक सोची समझी सुनियोजित प्लानिंग की, जिसमें बैंक को चूना लगाया, शेयर होल्डर्स को चूना लगाया, जो भी निवेशक था उसको चूना लगाया, जो भी पब्लिक सेक्टर से जुड़े हुए संस्थान जिसमें बैंक हो या कुछ भी हो सबको चूना लगाया, और गलत जानकारी दी, पैसे हड़प लिए। कमजोर और बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन दिया गया, और हमारी टीम ने पता लगाया कि इस देश में टॉप 50 कॉरपोरेट जो कि विलफुल डिफॉल्टर हैं, उनके हिस्से में भी बैंक ने कहा कि इन्होंने बिना वेरिफिकेशन वाली कंपनियों को लोन देना पड़ गया। कोई दबाव था क्या? पॉलिटिकल दबाव था, ठीक वैसे ही जैसे अनिल अंबानी के लिए दबाव था। कई कंपनियों में एक ही डायरेक्टर और एड्रेस जो उसका था उसका गलत इस्तेमाल किया गया। वह भी एक ही लोन जो लिया गया बैंकों से, उसमें जो दस्तावेज देने चाहिए वो दस्तावेज नहीं दिए गए, किसी ऊपर की सिफारिश पर चीजें इंप्लीमेंट कर दी गई, फर्जी कंपनियों के पैसे ट्रांसफर किए गए, और फर्जी कंपनियों में भी पैसे ट्रांसफर किए गए। पुराने लोन चुकता करने के लिए नया लोन उठा लिया गया, और एसबीआई ने अपनी फाइल में लिखा अनिल अंबानी फ्रॉड, रिलायंस कम्युनिकेशन फ्रॉड। आरकॉम बैंक से 31,580 करोड़ का लोन उसने लिया था, उसका इस्तेमाल गलत किया। कैसे गलत किया? उसमें से 13,667 करोड़ रुपए दूसरी कंपनियों के लोन को चुकता करने में लगा दिया। लोन लिया जिस कंपनी के लिए, उसको डेवलप करना है या उसको लगाना है? जी नहीं, उसमें से 13,667 करोड़ दूसरी कंपनी के लोन जो लिए गए थे उसका चुकता करने में लगाया, और उसके बाद और लोन उठा लिया, और बाकी 12,692 करोड़ रिलायंस ग्रुप जो कि आरकॉम की कंपनी थी, दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए गए अनिल अंबानी के जरिए। यह तरीका और यह सलीका ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों इस देश के भीतर में सैकड़ों कंपनियों के भीतर परखा है। एनसीएलटी हो या आईबीसी हो, जो दिवालिया परिस्थितियों में किसी कंपनी का मापतोल करती है और बैंकों को कुछ पैसा लौटाती है, वहां भी स्थितियां कमोवेश ऐसी ही रही। क्या स्थिति है कि अब सारी फाइलें खुलेंगी, या सिर्फ ये एक रिलायंस के खिलाफ उस लड़ाई की मुनादी है जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को कॉरपोरेट चुनौती देने लग गई थी, या फिर कॉरपोरेट मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता के साथ चलते हुए अब खुश नहीं है, उसका मुनाफा उस रूप में उसे मिलेगा नहीं? तो क्या अनिल अंबानी के जरिए सरकार ने तमाम कॉरपोरेट्स को चेता दिया है, सबकी फाइल खोल देंगे और सबके दरवाजे पर सीबीआई या ईडी अब होगी? सभी ने तो पैसा उठाया है, बैंक अपने तौर पर अपनी फाइल मेंटेन करते हैं। कौन कौन दायरे में कैसे कैसे आएगा, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि यह पूरा खेल जो अब लड़ाई में तब्दील हुआ है, वह खेल कैसे चल रहा था, कौन उसमें शामिल था। लेकिन पहले एक नजर मार लीजिए, अनिल अंबानी की कंपनी ने कितने बैंकों से कर्ज लिया, उन बैंकों को पैसा नहीं लौटाया, सभी ने शिकायत कर डाली। लेकिन एक लिस्ट तो देख लीजिए। आप भी सोच रहे होंगे कि कितने बैंकों ने, और ना सिर्फ देश के बल्कि विदेशी बैंकों के जरिए या फाइनेंशियल कंपनियों के जरिए पैसा उठाया गया, और वह उठा रहा शख्स जो खुद को दिवालिया घोषित कर चुका है। इस देश के भीतर की पहली स्थिति समझ लीजिए कि सरकार ने इससे पहले किसी कॉरपोरेट पर इस तरीके से हाथ नहीं डाला, जबकि आरबीआई के पास और सरकार के पास पूरी लिस्ट है, उसको पता है। एक एस कुमार थे उनके रीड एंड टेलर के नाम से,
बड़े ही शानदार कोट डिजाइन होके इस देश के टॉप बड़े एक कलाकार विज्ञापन किया करते थे। 1790 करोड़ का चूना उन्होंने लगाया। कार्रवाई क्या हुई, यह बात की बात है। लेकिन जूम डेवलपर्स 1911 करोड़ रुपए, रोटोमैक्स 2893 करोड़ रुपए, विंसन डायमंड्स 2931 करोड़ रुपए, फ्रॉस्ट इंटरनेशनल लिमिटेड 3311 करोड़ रुपए, एबीजी शिपयार्ड गुजरात से ही जुड़े हुए हैं 3708 करोड़ रुपए, कॉन्सेप्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड 4596 करोड़ रुपए, आरईआई एग्रो लिमिटेड जो रिलायंस से ही जुड़ा हुआ है 4803 करोड़ रुपए, इरा इंफ्रा इंजीनियरिंग 5879 करोड़ रुपए, गीतांजलि जेम 7848 करोड़ रुपए। और इस फेरिस्त में टॉप 50 बड़े कॉरपोरेट का नाम अगर आप देखिएगा तो हो सकता है आपके जहन में यह सवाल हो, फाइल तो सबकी खुलनी चाहिए, बैंकों को पैसा तो किसी ने नहीं लौटाया, और बैंकों ने अपनी रिपोर्ट जो आरबीआई को फाइल की उसमें यही सारी चीजें हैं जो अनिल अंबानी को लेकर है। लेकिन यहां अगला सवाल यह आता है कि क्या सरकार की यह पॉलिसी रही कि इस देश के भीतर कॉरपोरेट को पैसा मिलने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए? इसीलिए अनिल अंबानी जो सरकार के सबसे करीब नजर आए, और अब जब रिलायंस कम्युनिकेशन जो आरकॉम है 2929 करोड़ के बैंक फ्रॉड का मामला जो एसबीआई ने उनके खिलाफ किया, उसके बाद छापा पड़ा। लेकिन 23 जुलाई को भी तो 35 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उस वक्त यस बैंक का जिक्र था जिन्होंने 3000 करोड़ रुपए जो लोन दिए थे उसमें भी धोखाधड़ी की गई थी। और यस बैंक ने जो लोन दिए थे वो रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर, रिलायंस कॉमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड के नाम पर। यस बैंक के जो चेयरमैन थे राणा कपूर, उन्हें भी जेल में जाना पड़ा। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर ईडी के सामने भी शिकायत किसने की? शिकायत करने वालों में नेशनल हाउसिंग बैंक है, सरकार का है, सेबी है, सरकार के मातहत है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी है, सरकार के मातहत है, बैंक ऑफ बड़ौदा सरकार के मातहत है, और ईडी से सभी ने शिकायत की। और ईडी ने इसके बाद बकायदा कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट्स लेकर हमारे पास आइए। 1 अगस्त को लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। 5 अगस्त को दिल्ली में अनिल अंबानी पहुंचे तमाम दस्तावेजों को लेकर, और इन सब के बीच सीबीआई से एसबीआई ने शिकायत कर दी। और अब सरकार ने दिवालियापन वाली फाइल भी खोल डाली है जो कि पर्सनल इंसॉल्वेंसी के तहत एनसीएलटी के पास है। हमारी टीम ने फिर पता किया कि ऐसे कितने लोग हैं जो इस तरीके से एनसीएलटी के दरवाजे पर चले गए। 1366 कंपनियां ऐसी हैं जो इसी तरीके से लोन लेकर एनसीएलटी के दरवाजे पर चली गई। तो क्या ये एक पूरी की पूरी प्रक्रिया इस रूप में चलती रही? एक क्षण के लिए एक बार एक दूसरी लिस्ट पर नजर डालिए। यह लिस्ट इस देश के भीतर विलफुल डिफॉल्टर्स की है। यानी जो खेल चल रहा था अब वो लड़ाई की शक्ल में, या कहें टकराव की तर्ज पर, या कहें इस देश की राजनीतिक सत्ता को कॉरपोरेट के जरिए चुनौती, या फिर कॉरपोरेट को साइज में लाने के लिए सरकार की तरफ से खुली चुनौती। ये दोनों परिस्थितियां इस देश की आर्थिक नीतियों की फाइल खोल ही देती है।
और इसका एक हिस्सा यह भी है कि सरकार जब अपने पर आती है तो फिर किसी को बख्शती नहीं है, और नहीं बख्शने की तरीके वही हैं जिसमें बकायदा लोकसभा तक के भीतर में पिछले दिनों केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने एक लिखित जवाब में कहा था कि एसबीआई ने सीबीआई से शिकायत दर्ज की है और कार्रवाई प्रोसेस में आ चुकी है। बैंक ने जो कहा कि दिवालिया कार्रवाई जो की गई है उसके खिलाफ भी कार्रवाई कीजिए, तो मुंबई एनसीएलटी के पास भी नोटिस भेजा गया है और इसीलिए 23 जुलाई को 35 से ज्यादा ठिकानों पर अनिल अंबानी के यहां छापे पड़े थे। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर का एक दूसरा सच यह भी है, क्या वाकई इस वक्त रिलायंस ग्रुप और उसकी जो बड़ी भूमिका इस देश के भीतर, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कमोवेश हर क्षेत्र में है, अगर सत्ता नहीं चाहती तो वो डेवलप नहीं हो सकता था। जैसे ये खुले तौर पर कहा जाता है कि अडानीज इसलिए डेवलप हुए क्योंकि मोदी सत्ता चाहती थी और गुजरात के रिश्ते थे। गुजरात से तो मुकेश अंबानी भी आते हैं, और याद कीजिएगा उस दौर में तो चाहे वो जियो को प्रसारित करने का जिक्र हो या फिर जब अस्पताल मुंबई के भीतर खुला तो प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पर गए। और इस देश के भीतर में बीएसएनएल का हाल या उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कहां ट्रांसफर हो गया, कैसे हो गया, किस कॉरपोरेट को हो गया, यह भी छुपा हुआ नहीं है। यानी इस देश के भीतर में जो भी पूंजी पब्लिक सेक्टर की थी उसको निजीकरण ना करते हुए निजीकरण से एक कदम आगे बढ़ाकर चंद हाथों में सौंपने की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई। और राफेल डील इसमें शायद एक सबसे बेहतरीन इतिहास के तौर पर दर्ज है, क्योंकि यह वाकई बड़ा महत्वपूर्ण है। 2005 में मुकेश और अनिल अलग अलग तो हुए और उसके बाद मुकेश अंबानी के पास पेट्रोकेमिकल के कारोबार आए, यानी रिलायंस इंडस्ट्री भी आई, इंडियन पेट्रोल केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड भी आया, रिलायंस पेट्रोलियम आया, रिलायंस इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड आया। दूसरी तरफ अनिल अंबानी के पास रिलायंस कम्युनिकेशन, जिसको आरकॉम के नाम से जाते हैं जिसलिए इस छापे पड़े हैं आज सुबह, रिलायंस कैपिटल आया, रिलायंस एनर्जी आई, रिलायंस नेचुरल रिसोर्सेस आए। लेकिन इन सब में स्थिति जब बिगड़ती है तो निशाने पर सॉफ्ट कॉर्नर अनिल अंबानी है। अनिल अंबानी इसलिए हैं क्योंकि याद कीजिएगा जब आप राफेल डील, तो उस समय कंगाली से पहले बकायदा रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड नाम से डिफेंस सेक्टर में कदम रखा था अनिल अंबानी ने। और डैसा एविएशन 2017 में जब रिलायंस ऐप जो माना गया कि उसने अपने तौर पर रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड बनाया और ऑफसेट साझेदार बना हुआ, जिसमें 30,000 करोड़ का करार था। यह ऑफसेट क्लॉज ये था जो मनमोहन सिंह के काल में 2005 में बनाया गया था कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत सरकार कोई डील करती है तो विदेशी कंपनियों को रक्षा सौदे का एक हिस्सा भारत में निवेश करना पड़ेगा और इसमें तकनीकी हस्तांतरण भी करना पड़ेगा, कल पुर्जों का भारत में निर्माण भी करना पड़ेगा, स्थानीय स्तर पर नौकरियां भी पैदा करने की जिम्मेदारी जरूर होगी। और इसी प्रक्रिया में रिलायंस और डसा रिलायंस के नाम से नागपुर के मिहान इलाके में, जो शहर से कुछ बाहर है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के दायरे में आता है, वहां पर एक कंपनी फैक्ट्री के तर्ज पर नजर आई, डसा रिलायंस। उसमें रिलायंस का 51% और डसा जो फ्रांस कंपनी थी उसका 49% स्टेक था। यह कंपनी के बनने की भी बड़ी कहानी है, कैसे 2015 में रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिपलाव डिफेंस एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग लिमिटेड खरीद लिया, उसके बाद रिलायंस डिफेंस एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड बनाया गया। रफाल डील इनका पहला सौदा था और फ्रेंच कंपनी के साथ जो 30,000 करोड़ का जो पूरी डील हुई उसमें $100 बिलियन की जो कंपनी लगाई गई नागपुर में, वहां से कोई प्रोडक्शन कब कैसे किस रूप में डिफेंस क्षेत्र को लेकर इस वक्त भी या इस दौर में भी अनिल अंबानी के कंपनी के साथ बड़ा करार भी हुआ है। लेकिन अभी सवाल सिर्फ इतना भर नहीं है कि अनिल अंबानी
जो सरकार के सबसे प्रिय थे, सबसे करीब थे, निशाने पर क्यों आ गए? और निशाने पर वो आए हैं तो क्या ये पूरे रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, दोनों भाइयों के लिए खतरे की घंटी है, या फिर इस वक्त कॉरपोरेट के भीतर की हलचल और राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की इकोनॉमी को लेकर बड़ी हलचल के बीच कॉरपोरेट ही इस देश की राजनीतिक सत्ता को निशाने पर ले सकता है? क्या यह भी मैसेज है? और सरकार ने इसीलिए सारे फ्रंट खोल डाले हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के भीतर अगर इस देश के कॉरपोरेट का इतिहास 2016-17 से आप समझना शुरू करें तो एक एक क्षण के लिए जरा समझते चले जाइए। वो इस देश का कोई भी बैंक हो, इस देश के भीतर LIC सरीखी कोई भी संस्था हो, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, आपको इस देश के टॉप 100 कॉरपोरेट्स जो लिस्ट में RBI के पास है, और RBI ने नाम ना बताते हुए संख्या बताई जिसका जिक्र पार्लियामेंट के भीतर सरकार ने भी किया, जिन्होंने विलफुल डिफॉल्टर हुए और जिनका कर्ज माफी सरकार की तरफ से रिटर्न ऑफ के जरिए किया गया, जो आंकड़ा सामान्य तौर पर पहले 10 बरस में 16 लाख करोड़ के पार जाता है। लेकिन इस बीच में तमाम बड़े कॉरपोरेट्स ने 10 लाख करोड़ से ज्यादा अगर हड़प लिया तो फिर अनिल अंबानी 3000 करोड़ का खेल हो या 30,000 करोड़ का। क्या आप मैरिड हो या कोई बॉयफ्रेंड? आजकल के बच्चे भी। इसके तरीकों ने दरअसल उस परिस्थिति को दोबारा से जीवित कर दिया है जो एक वक्त हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानीज को भी यह कहकर घेर रही थी कि कितनी शेल कंपनियां काम कर रही है। सेबी ने आंखें मूंद ली थी। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से ही कहा था आप जांच कीजिए, लेकिन पहली बार सेबी ने ही ईडी से शिकायत की कि अनिल अंबानी की कंपनी की आप जांच कीजिए। यह बिल्कुल नई परिस्थिति है। लेकिन अगला सवाल यह है, अगर हर 2-2 साल के स्टेज को हम परखना शुरू करें 2017 से ही सही, क्योंकि जो पैसा लिया गया वो उसी कालखंड में लिया गया, 2016, 2017, 2018, इसी बीच में पैसा उठाया गया अनिल अंबानी की कंपनी के जरिए। और इसी दौर से तमाम कॉरपोरेट से इस देश में पैसा उठाना बैंकों से शुरू किया, क्योंकि भारत को विकसित होना था, भारत को आगे बढ़ना था। कॉरपोरेट के कंधे पर सवार होकर भारत की इकोनॉमी को 4 चांद लगाने थे, रोजगार को पैदा करना था। सब कुछ ढह का ढह गया। GDP नीचे गई, नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ते चला गया और 250% तक नेटवर्थ कॉरपोरेट का बढ़ा है। लेकिन एक क्षण के लिए जरा समझ लीजिए, 2000, एक बार फिर से हम एक नए आंकड़ों के साथ आपके सामने आ रहे हैं, 2014 से 2017 तक लगभग 37,000 करोड़ रुपए, 2017 से 2019 तक एक झटके में 3.5 लाख करोड़, 2019 से 2022-23 तक लगभग 5.5 लाख करोड़, और उसके बाद शुरू से लेके अंत तक की परिस्थिति आते आते 10 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम। मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है। इस वक्त जो अभी तक कॉरपोरेट और सत्ता का नेक्सस इस देश में चल रहा था, उसमें एक दरार मौजूदा वक्त में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर और देश के भीतर की परिस्थितियों से उपज पड़ी है। और ऐसे में सरकार पहले सत्ता देखेगी, कॉरपोरेट पहले पूंजी देखेगा। कॉरपोरेट घाटे में जाना नहीं चाहेगा, सत्ता गद्दी गंवाना नहीं चाहेगी। और गद्दी की वजह से कॉरपोरेट का नुकसान हो जाए या फिर उसके बने बनाए रिश्ते इस दौर में बिगड़ते चले जाएं, तो फिर वो क्या करेगी? और अगर गद्दी की खातिर कॉरपोरेट को कहीं ना कहीं कानूनी तौर पर घेराबंदी करनी पड़े तो उससे हटकर कोई क्यों नहीं कुछ करेगा? इन दो परिस्थितियों के बीच मौजूदा वक्त में भारत के कॉरपोरेट और सत्ता की लड़ाई है। और सवाल यही है, इस देश का सबसे बड़ा कॉरपोरेट या इस देश के भीतर सबसे लोकप्रिय और जीत का दावा करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी सियासी बिसात, चलेगा कौन, टिकेगा कौन? शहमात का खेल शुरू हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।